2024 के बाद आप कुछ भी नहीं बचा पाओगे, ये कुछ भी नहीं बचा पाओगे। साथियों, जागो, आए भारत के बहुजन समाज के लोग जागो। अरे मेरे लिए ना सही आप अपनी आज़ादी के लिए जागो, मेरे लिए ना सही संविधान के लिए जागो, मेरे लिए ना सही अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जागो। जागो साथियों, जागो, वरना सब कुछ खत्म होता जा रहा है। साथियों, मैं सांसद थी, मैं 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही, मैं विधायक रही, मैं सांसद रही। सांसद रहने के बाद भी मैंने बीजेपी जैसे पार्टी को लात मारा। लोग घर के बाहर नहीं बोल सकते, लेकिन मैं जिसके वोट से, जिसके नोट से और सरकार में, केंद्र में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार रहने के बावजूद भी मैंने उनके घर में घुस करके, मैंने बहुजन के लिए मैंने उनको घर में घुसकर लथाड़ने का काम किया और बहुजन की आज़ादी की बात किया, संविधान को लागू कराने की बात किया। मुझे कोई भयभीत नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं डरा सकता, मुझे कोई नहीं डरा सकता। मैं तो डंके की चोट पर कहती हूँ कि मुझे कोई नहीं डरा सकता। और जो लोग ये कहते हैं कि सावित्री छोटी है, बच्ची है, ये क्या कर सकती है, मैं बताना चाहती हूँ कि 3 बार मैं जिला पंचायत सदस्य रही, मैं बच्ची लग रही हूँ? मैं विधायक रही, मैं अभी छोटी लग रही हूँ? मैं सांसद रही, अभी मैं छोटी लग रही हूँ? मैं बीजेपी जैसी आरएसएस पार्टी की सरकार में घुस करके मैंने लोकसभा में, सदन के बाहर मैंने ललकारने का काम किया। अब कब भरोसा करोगे साथियों, कब भरोसा करोगे? मैं तो कहती हूँ कि मुझे चाहे जिन परिस्थितियों का सामना मुझे करना पड़ेगा, मैं करूँगी, मैं लड़ूंगी, मैं भिड़ूंगी, मैं संघर्ष करूँगी। चाहे मुझे जिन भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, मैं 2022 और 2024 बीजेपी को सत्ता से मैं बाहर करूँगी। और नेता माने ना माने, नेता माने ना माने, संगठन के लोग चले ना चले, लेकिन मैं बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए 4 आदमी, 50 आदमी, 1000 आदमी, लाखों के बीच में आपको मैं जगाने का काम करूंगी। जिस दिन ये भारत का बहुजन समाज जाग उठेगा, उस दिन लोगों की दुकानें भी बंद होंगी और भारत का बहुजन आज़ाद होगा। मैं आज़ाद कराऊंगी। साथियों, मैं कांसीराम साहब की बेटी हूँ, मैं बहुजन समाज की बेटी हूँ, मैं अपने गुरु अछेबरनाथ कनौजिया की बेटी हूँ। उन्होंने मुझे 25 साल लगा तैयार करने में। मैं 25 साल से मैं बहुजन समाज का कैडर समझ रही हूँ, बहुजन समाज के विचारों को समझा है। साथियों, माननीय कांसीराम साहब मेरे घर जा चुके हैं। माननीय कांसीराम साहब का मुझे आशीर्वाद मिल चुका है। माननीय कांसीराम साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि अछेबरनाथ कनौजिया, इस बेटी को आगे बढ़ाना। हमारे गुरु अछेबरनाथ कनौजिया जी ने मुझे तैयार किया और आज बहुजन समाज के बीच में जिला पंचायत की सदन से भारत की सदन में बैठ करके बहुजन समाज के हक की लड़ाई मैंने लड़ने का काम किया है, जो आप सबके सामने है। साथियों, मैं आप लोगों से अपील करूंगी कि अगर आप सब नहीं जागे तो हमारा सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। आप तो सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं, लेकिन मैं तो उस सदन में रह करके देखा है जिस सदन में कानून बनती है और कानून बिगड़ती है। मैं तो तीनों सदन देखा है। जिला पंचायत सदस्य रहकर जिला का सदन देखा है, विधायक रहकर विधानसभा के सदन देखा है, मुख्यमंत्री के बराबर बैठ करके वहाँ भी मैंने लड़ा है। सांसद बन करके सांसद का सदन देखा है, जहाँ प्रधानमंत्री के साथ बैठकर, राष्ट्रपति के साथ बैठकर मैंने कानून को समझा है। और जब मैंने कानून को समझा तो मैंने कहा कि मेरे लिए सांसद पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण भारत का संविधान हमारे लिए है।
आज़ादी के लिए, आपकी हिफाजत के लिए मैंने शान सब पर त्याग दिया है साथियों। मुझे जहाज मिलता था भारत में घूमने के लिए, मुझे तनख्वाह मिलती थी लाखों रुपए साथियों, सबको सरकारी बंगला मिलता था, सरकारी सिक्योरिटी मिलती थी, बहुत सारे प्रोटोकॉल थे। लेकिन लोग कहते हैं तथागत गौतम बुद्ध जी अपना राजपाट को छोड़ा था, तथागत गौतम बुद्ध जी ने अपना राजपाट को छोड़े थे, अपने दुधमुहे बच्चे को छोड़े थे, अपनी पत्नी को छोड़े थे, और उस समय उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जो आंदोलन किया था, वही आंदोलन बाबा साहब और मानवर कांशीराम साहब ने किया। मानवर कांशीराम साहब ने नौकरी छोड़ी, मरते मरते घर नहीं गए, भूखे प्यासे रह करके फटी बनियाई, टूटी हुई चप्पल और साइकिल से चल करके बहुजन समाज को जगाने का काम किया। उन्होंने जो त्याग किया, जिन्होंने तपस्या किया, मानवर कांशीराम साहब के न रहने के बाद उनकी विरासत, कांशीराम साहब की जो आंदोलन, जो उनकी लड़ाई थी, मैं लड़ूंगी, मैंने तय किया, मैं लड़ूंगी। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि कांशीराम साहब जी के नाम से पार्टी क्यों बना ली। अरे मैं तो कहती हूँ कि ऐसे कहने वाले लोग वो बहुजन समाज का हित नहीं चाहते, वो बहुजन समाज की आज़ादी नहीं चाहते, वो बहुजन समाज नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जाति में जाति में रह करके और गुलाम बन करके हमारे समाज के लोगों की दुर्दशा होती रहे। अगर किसी ने समझा, भारत के बहुजन ने अगर समझा है, तो मानवर कांशीराम साहब को समझा है, और मानवर कांशीराम साहब को समझ करके लोगों ने उनको समर्थन दे करके और पूरे भारत के बहुजन समाज को जगाने का काम किया था। मैं मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा पर मैं चलने के लिए मैं आपके बीच में आज भारत के बहुजन महापंचायत बुलाने का काम किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि भारत के संविधान को बचाने के लिए, बहुजन की आज़ादी को बचाने के लिए क्या ये पंचायत किया जाए या छोड़ दिया जाए? पीछे नहीं। साथियों, आज किसान आंदोलित है। आज किसानों को लगा, जो किसान बीजेपी को वोट दे करके सरकार बनाया था, आज वो किसान कह रहा है कि हमने गलती किया मोदी की सरकार बना करके। आज मोदी की सरकार बनने के बाद हमारी आज़ादी छीनने जा रहा है। आज अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए आज भारत का किसान लड़ रहा है बॉर्डर पर, और जब वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है तो एक साजिश के तहत फंसाने के लिए तमाम गंभीर आरोप लगाए गए, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन भारत के गरीब किसान सारे लोग इकट्ठा होकर के और मोदी के नकेल कसने का काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी को नकेल कसने का काम किया है। वो तय किया है कि ठीक है, अगर हमारी आज़ादी छीनना चाहते हो, ये बिल वापस नहीं लेते हो, तो 2022 और 2024 में हम तुमको सत्ता से बाहर करेंगे। आज वो तैयारी कर रहा है, आज वो तैयारी कर रहा है। क्या हम भी तैयारी करेंगे? क्या अपनी आज़ादी की लड़ाई हम भी लड़ेंगे? क्या हमें लड़ना चाहिए? हमें समय देना चाहिए। और अगर हमें लड़ना चाहिए, हमें समय देना चाहिए, तो अब हमको सीख लेना होगा, हमको अपने महापुरुषों विषय से भी सीख लेना होगा, और आज आंदोलन चल रहा है इससे भी सीख लेना होगा। वरना साथियों, आपको पता है क्या क्या खत्म हो गया? हमारे बहुजन समाज के लिए जो नौकरी थी, जो लोग पेट काट करके अपने कमाई का आधा पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाते थे कि मेरा बेटा पढ़ जाएगा तो डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, लेखपाल बनेगा, सिपाही बनेगा, दरोगा बनेगा, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, प्रधान बनेगा, पंच बनेगा, विधायक और सांसद बनेगा। लोगों का सपना था, उस सपने को खत्म करने की साजिश के तहत सारे सरकारी विभाग को प्राइवेट कर दिया, और प्राइवेट में हमारे लोगों को जगह नहीं मिल रही है, हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। साथियों, आज हमारा परिवार पिछड़ी जाति का लोग, अनुसूचित जाति का लोग, जनजाति का लोग, मुस्लिम समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग आज पूरी
तबाह हो चुके हैं, आज पूरी तरीके से तबाह हो रहे हैं। साथियों, नागरिक बिल और चाहे वो किसान बिल हो, लोगों को समझ में नहीं आता। ये यदि कानून वापस नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी पर है तो भारत के बहुजन समाज पर, सबसे ज़्यादा खतरा बहुजन समाज का है। साथियों, जितने हमारे लोगों के पास खेती है, 2 बीघे, 4 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे, 50 बीघे जो खेती है, ये सारी खेती कंट्रैक्ट पे ले ली जाएंगी। और जब सारी खेती आपका ले लिया जाएगा और कुछ चंद पैसा आपको दिया जाएगा, जैसे रोड के किनारे ज़मीन निकलती है, लोग कहते हैं हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, क्या खाएंगे? वो कहते नहीं हम तो ले लेंगे। लोग मुकदमा करते हैं, वो लड़ते रहते हैं और ज़बरदस्ती वो ज़मीन कब्जा हो जाती है। मजबूर होकर के कम पैसे में उनको मुआवजा मिलता है और उनका परिवार सड़क पर आ जाता है, और उनका परिवार सड़क पर आ जाता है। उसी तरीके से ये कृषि बिल को लोगों ने समझा नहीं कि यदि ये बिल वापस नहीं हुई तो सारी खेती हमारी कंट्रैक्ट पर ठेकेदारों के हाथ है, अडानी अंबानी के हाथ में बेच दिया है आज की सरकार। साथियों, हमको जागना होगा। अगर ये कृषि बिल वापस नहीं हुआ तो हमारा जो गरीब कमजोर लाचार बेसहारा बेरोजगार लोग हैं, इनको जो पीला कार्ड, लाल कार्ड, सफ़ेद कार्ड पर जो इनको गल्ला मिलता था, ये गल्ला मिलना बंद हो जाएगा। और जब ये गल्ला मिलना बंद हो जाएगा तो हमारे लोगों के पास क्या रहेगा? साथियों, नौकरी मिल नहीं रही, रोजगार मिल नहीं रहा, खेती रहेगी नहीं, कोई व्यवस्था रहेगा नहीं, आखिर आपका परिवार का जीवन यापन कैसे चलेगा? सारा कुछ प्राइवेट कर दिया, शिक्षा विभाग प्राइवेट कर दिया, शिक्षा विभाग प्राइवेट हो गया। अगर आपके 4 बेटे हैं, गरीब के अगर 4 बेटे हैं, अगर उसको 4 बेटे की फीस अगर 500 रुपया देना पड़ता है प्राइवेट स्कूलों में, लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे क्या पढ़ा पाएंगे? आज जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास कुछ व्यवस्था है, वो अपना पेट काट करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन नौकरी खत्म हो गई, क्या उनके बच्चे नौकरी पाएंगे? क्या उनको नौकरी मिलेगी? भारत के बहुजन समाज के लोग जागो, या आपको गुलाम बनाने की तैयारी हो रही है। दूसरा भी आप लोग देख रहे हैं, क्या संविधान है और कानून है तो हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। अभी उन्नाव की घटना आप लोगों ने सुना होगा। ये उन्नाव की घटना में हमारी बहन खेत में, अपने खेत में घास काटने के लिए जाती है और वहाँ पर कुछ दबंगों ने उनको दबोच करके उसके साथ क्या व्यवहार होता है आप लोगों ने सुना होगा। इसके बाद उसको जहर पिला दिया जाता है, उसी के दुपट्टे से उसका गर्दन कस दिया जाता है, हाथ पांव बांध दिया जाता है। साथियों, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं, टीवी चैनल ने भी दिखाया, ये कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं करी, उसके माँ बाप का बयान था। साथियों, कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ। और मैं जब वहाँ पर पहुँची, जिसका परिवार 3 घर में 3 लोग मर गए हों, 3 बेटियाँ, 2 बेटी मर गई, 1 बेटी मौत से जूझ रही थी, उसके दुख को, उसके परिवार को हिम्मत देने के लिए मैं उसके अपने परिवार के बीच में जा रही थी। मुझे 3 किलोमीटर रोक लिया गया, लेकिन मैं नहीं मानी। और जब मैं परिवार के बीच में गई तो वहाँ के वही गुंडे आ करके और ये कहना शुरू किए कि आप गांव में क्या करने आई हैं, आप चाहिए। साथियों, मिलने नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन मुर्दा से बढ़ करके देखती रही, एक भी शब्द नहीं बोला और मुझे परिवार से मिलने नहीं दिया गया। जब मैं धरने पर बैठ गई तब सीओ ने कहा कि चलिए मैडम मैं जाता हूँ। यह स्थिति भारत में है कि हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए। अभी आप लोगों ने हाथरस की घटना को देखा होगा कि हाथरस की घटना में एक बहन अपनी माँ, अपने भाई के साथ वो खेत में जाती है, उसके साथ कितना दुर्व्यवहार होता है, जुबान काट दी जाती है, पीठ की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, न्याय नहीं मिलता, उसके परिवार के ऊपर शंका किया जाता है। लेकिन जब सीबीआई जांच हुई तब जाकर के न्याय मिला उस बेटी को। साथियों, ऐसे कितने घटना होते हैं, ऐसे कितने घंटा हर मिनट पर, हर सेकंड में कितनी घटना होती होगी जो टीवी मीडिया नहीं पहुंच पाती है।
मैं तो सोशल मीडिया को धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम कुछ उजागर कर रही है, कुछ उजागर कर रही है। लेकिन मैं मीडिया बंधुओं से भी अपील करना चाहती हूँ कि साथियों, आप भी भारत के एक अंग हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को देखना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से मीडिया को भी दबाया जाता है, अगर मीडिया सही बात वो छापने की कोशिश करती है, सही बात कहने की बात करती है, टीवी पर दिखाने की बात करती है, सोशल मीडिया पर दिखाने की बात करती है, सरकार उनको भी रोकने का प्रयास करती है, उनको भी गंभीर मुकदमा दर्ज करके उनको भी जेल भेजने की साजिश करती है। साथियों, आपको न्याय कैसे मिलेगा? आपको न्याय कैसे मिलेगा? आपका परिवार कैसे चलेगा? आपकी हिफाजत कैसे होगी? आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? आज शिक्षा विभाग प्राइवेट हो गया, बिजली विभाग प्राइवेट हो गया। बिजली विभाग अभी सरकारी है तो आप बिल नहीं जमा कर पाते हो, कलेक्शन कटवा देते हो। जब आपको 2 गुना 3 गुना जब बिजली का बिल आएगा, बिल नहीं जमा कर पाओगे, कलेक्शन कटवा दोगे, मिट्टी का तेल इतना महंगा होगा, मिट्टी का तेल भी नहीं खरीद पाओगे, अंधेरे में रहना होगा। ये भारत में ये आरएसएस की सरकार भारत के बहुजन समाज को अंधेरे में ले जाना चाहती है, ये अंधेरे में ले जाना चाहती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ये लड़ाई लड़ी जाए या छोड़ दिया जाए? और ये लड़ाई लड़ी जाए तो बिना आपके साथ का नहीं हो सकता। मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए। लड़ाई लड़ूंगी और मैं कहती हूँ कि मैं जब तक सही लड़ाई लड़ूंगी, मेरा साथ देना। आपको लगता है सावित्री गलत है, मेरा साथ ना देना, मैं ये भी कहती हूँ। साथियों, मैंने ये लिबास पहना है, ये गौतम बुद्ध जी का लिबास है, ये गौतम बुद्ध जी का लिबास है। एक वस्त्र एक गौतम बुद्ध जी का चीवर है। ये चीवर पहनकर मैं आपके बीच में घूम रही हूँ। मैंने अपना घर भी छोड़ा है, मैंने अपना परिवार भी छोड़ा है, मैंने अपना संसद पद छोड़ा है, बीजेपी जैसे पार्टी को लात मारा है, और सदन से लेकर सड़क तक आपके लखनऊ हो और चाहे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद हो, देश के कोने कोने में घूमकर बहुजन समाज के लोगों को आगाह करने का काम मैं कर रही हूँ। साथियों जागो, साथियों जागो, साथियों जागो, नहीं तो आपके आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी आज़ादी की लड़ाई माननीय कांशीराम साहब ने लड़ा, बाबा साहब ने लड़ा, हमारे महापुरुषों लड़ते लड़ते अपने को मिट गए। अगर समाज सही रास्ते पर नहीं चला, अगर बता रहा, सही रास्ता नहीं चुना, सही लोगों का साथ नहीं दिया, तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम जय कांशीराम कह करके, जिंदाबाद बोल करके हम नहीं बचा सकते। हम जय भीम बोलकर हम संविधान नहीं बचा सकते। हम जय भीम बोलकर हम अपनी आज़ादी नहीं बचा सकते। आज़ादी तो तब बचेगी जब संविधान के लिए हमको आंदोलित होना होगा, हमको एकजुट होना होगा। एकजुट होने के लिए हमको तैयारी करनी होगी। आज का जो कार्यक्रम है, जब शुरू में जब मैं यहाँ पे आई, लोगों को लगता होगा क्या है, बैठी अकेले, क्या कार्यक्रम होगा। देखते हैं बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे, बड़ी बड़ी मीटिंग देखा है, बड़ी बड़ी कार्यक्रम देखा है। साथियों, मैं माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को लेकर चल पड़ी। कांशीराम साहब के नाम से मैंने पार्टी बनाई है। कांशीराम साहब की विचारधारा को लेकर मैंने चलने का काम किया है। कांशीराम साहब डुग्गी नहीं पीटते थे। आज जो भीड़ आई है, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि इस भीड़ को लाने के लिए मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। मेरा एक भी पैसा, कोई भी, जितनी भीड़ आई है, चाहे ऊपर बैठी हो नीचे बैठी हो, एक भी भीड़ को लाने के लिए मैंने कोई साधन नहीं लगाया है। मैंने अपने पैसे से कोई साधन नहीं लगाया है। ये बहुजन समाज के लोगों से मैंने अपील किया, जा करके निवेदन किया, गांव गली गलियारों में जाकर, अपने बहुजन सुरक्षा सेना के साथियों के साथ जाकर, अपने भाइयों के बीच में जाकर, अपनी माँ के बीच में जाकर, अपने भाई के बीच में जाकर, अपने पिता तो बुजुर्गों के बीच में जाकर मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया। और प्रबुद्ध वर्ग के लोग, जो सामाजिक संगठन
जो राजनीतिक संगठन में जो हमारा सहयोग करते हैं, ऐसे भाइयों से मैंने अपील किया कि आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। आपके साथ और सहयोग के बल पर आज ये कार्यक्रम दिखाई दे रहा है। साथियों, ये कार्यक्रम का आज नमूना है। ये कार्यक्रम क्या शुरुआत है। आज कांशीराम साहब के जन्मदिन पर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, बीजेपी आरएसएस की सरकार के आंखों के सामने मैंने बहुजन को जगा करके दिखा दिया है कि देखो। और ये बहुजन महापंचायत आपके लखनऊ से माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन से शुरुआत होगी और पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में, जनपद के प्रत्येक गली गलियारों में मैं बहुजन को जगाने के लिए आपके बीच में आऊँगी। मैं आपको जगाने के लिए आऊँगी, मैं आपके बीच में आपको जगाने के लिए आऊँगी। साथियों, 2022 हम इनको रोकेंगे और 2022 के बाद 2024 पर भी हमारा निशाना होगा कि चाहे जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन बीजेपी आरएसएस की सत्ता को हम बाहर करेंगे। इसकी हम तैयारी करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक हम बीजेपी को नहीं रोकेंगे, आरएसएस को नहीं रोकेंगे, तब तक न संविधान बचा सकते, न कानून बचा सकते, न आज़ादी बचा सकते, न अपना अधिकार बचा सकते। हमको पहले रोकना होगा, हमें पहले इसको रोकना होगा। और रोकने के लिए समाज तैयार है, लेकिन नेता गुमराह कर रहे हैं। नेता को डर है कि वहाँ रहेंगे तो कोई 1000 रुपये के भूखा, कोई 50,000 का भूखा, कोई लाख का भूखा, कोई करोड़ का भूखा। ये भूखा बंगाली भाते खाए, ये भूखे हैं, 1000 2 4 हज़ार के भूखे, लाख के भूखे, सांसद विधायक बनने के लिए भूखे हैं, जिला पंचायत प्रधान बनने के लिए भूखे हैं, ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए भूखे हैं। ये पैसे के भूखे हैं, ये बहुजन समाज के भूखे नहीं है। अगर बहुजन समाज के भूखे होते तो बहुजन समाज की बात करते। हमें बहुजन समाज चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमको बहुजन की आज़ादी चाहिए। बहुजन की आज़ादी के लिए हमको सबको एकजुट होना पड़ा होगा। मैं सांसद रहूं ना रहूं, लेकिन संविधान हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, संविधान सुरक्षित रहना चाहिए। संविधान को बचाने के लिए मैंने जंग को छेड़ा है, मैंने जंग को छेड़ा है। क्या इस जंग में हमारा साथ देंगे आप लोग सहयोग करेंगे? बहुत आभारी हूँ साथियों, बहुत आभारी हूँ। जो मंच पर हमारे साथी बैठे हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती है। मंच पर बहुत लोगों को बुलवा नहीं पाई, लोगों को गुस्सा आ रहा था, मुझे भी डर लग रहा था। आपको बुलाया है और आपके बीच में हम अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं और आप लोग चले जाएंगे। मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ, जिन लोगों को मैं नहीं बुलवा पाई हूँ, मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। साथियों, अगला कार्यक्रम होगा, तैयारी से होगा और हम लोग 8-8 10-10 घंटा रात दिन बैठ करके हम बहुजन समाज को एकजुट करते हैं। अब हमको घर में चैन नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल चैन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि संविधान और आरक्षण बहुजन की आज़ादी 22 और 24 है। अगर 22 और 24 को हम लोग गाँव गली गलियारों में निकल करके और समाज को केवल जगा दिया। माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अब हमको लड़ाई लड़नी होगी, अब हमको लड़ाई लड़नी होगी। माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि नोट ले लेना, वोट ना देना। इनको सबक सिखा दें। ये इलेक्शन आता है ना, तो इलेक्शन के मौके पर, चुनाव के मौके पर चुनावी खर्च में कहीं गैस सिलेंडर बांट दिया जाता है, तो कहीं कोरोना में कुछ पैसे कुछ सरकारी कोष में जमा कर दिया जाता है। वो सरकारी पैसा है, सरकारी पैसा है साथियों। ये सरकार का पैसा दुरुपयोग करके अपना वोट लेना चाहते, ये सत्ता में आना चाहते, ये सरकार बनाना चाहते। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि भारत में ये इतना झूठा प्रधानमंत्री ये पहली बार देखा गया। ये मैं नहीं कहती, आज पूरे भारत में चर्चा है, पूरी जनता में चर्चा है।
इनकी बातों पे भरोसा मत करना, या आरएसएस की सरकार की बातों पे भरोसा न करना। जब लोग संविधान की बात करते हैं, लोग बहुजन की आज़ादी की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो ये राम मंदिर की बात करता है, तब ये राम मंदिर की तरफ झुकाता है। मैं कहती हूँ राम मंदिर से हमें खाना नहीं मिलेगा, राम मंदिर से हमें नौकरी नहीं मिलेगी, राम मंदिर से हमें रोजगार नहीं मिलेगा, राम मंदिर से हमें संविधान नहीं बचेगा, राम मंदिर से हमें मकान नहीं मिलेगा, राम मंदिर से हमें बहुजन की आज़ादी नहीं मिलेगी। अगर हमें आज़ादी मिलेगी तो भारत के संविधान से मिलेगी। हमें संविधान बचाना है, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें संविधान चाहिए। हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए। बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया है, हमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए। साथियों, हम लड़ेंगे, लड़ाई को छोड़ देंगे? लड़ाई लड़ी जाए, साथ देंगे, धोखा तो नहीं करेंगे। धोखा होगा तो आपके साथी अपने बच्चों के साथ धोखा करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि अपने वोट की कीमत को अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना, अपनी माँ के वोट की इज्जत अपनी बेटी और माँ बहन की इज्जत के बराबर समझना। ये वोट की कीमत को जिस दिन भारत का बहुजन समाज ये जान जाएगा, उस दिन ये आरएसएस के लोग ये पंच बनने लायक नहीं रह जाएंगे। और जो सांसद विधायक आपको धोखा देते हैं, आपको गुमराह करते हैं, आपके साथ छल करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर लालच दे करके जो वोट लेकर के आज जो बैठे हैं, आज पूरा भारत का बहुजन समाज पीड़ित है, चिंतित है। जिस दिन सांसद एकजुट होकर के लोकसभा में केवल खड़े हो जाए, मोदी हिल जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, सरकार चली जाएगी। लेकिन ये नहीं चाहते, ये पैसा कमाना चाहते, ये अपनी दौलत अपने बेटे के लिए चाहते, ये संपत्ति अपने बेटे के लिए चाहते, ये आपके लिए नहीं चाहते। ये हाथ जोड़ने आते हैं, आपके साथ छल करने आते हैं। साथियों, ऐसे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले को आपको तय करना होगा कि वो समाज का गद्दार है, वो आपका कभी नहीं हो सकता। बहुजन समाज के लिए, हमें बहुजन समाज के लिए हमको एक होना होगा और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना होगा। इसके लिए हम बहुजन महापंचायत करेंगे। हमारे साथी कर रहे हैं, हमारे साथी कर भी रहे। हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। ऐ भारत के बहुजन जागो, ऐ भारत के बहुजन समाज जागो। मेरे लिए न सही, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जागो, अपनी हिफाजत के लिए जागो, संविधान के लिए जागो, अपने लिए जागो। मैंने सब कुछ न्यौछावर किया है केवल आपके लिए। मैंने घर छोड़ा, मैंने परिवार छोड़ा, मैंने सांसद पद छोड़ा, हमें सारा लालच छोड़ा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें भारत का नेता कैसा हो, हमें बहुजन चाहिए। साथियों, हमें बहुजन समाज चाहिए। हम बहुजन समाज सुरक्षित रहा, संविधान सुरक्षित रहा तो हमको सांसद, विधायक, पंच प्रधान, नौकरी में कोई आने से रोक नहीं सकता। नहीं बचा पाए तो कुछ नहीं बचा पाएंगे। इसलिए अब हमको लड़ाई लड़नी होगी। हमको रामायण अब नहीं पढ़ना होगा, हमें संविधान पढ़ना होगा। हमको गीता ग्रंथ नहीं पढ़ना होगा, हमें संविधान पढ़ना होगा, जिससे हम आज़ाद हैं। उस आज़ादी के लिए हमको जागना होगा, हमको जागना होगा, हमको जागना होगा। जागो साथी, जागो साथी, जागो साथी। मैं आज कांसी राम साहब के जन्मदिन पर मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जन्मदिन पर आज शपथ लेकर के जाओ, आज शपथ लेकर के जाओ। जिधर भी जाओ, जिधर भी जाओ, बीजेपी को, आरएसएस को हटाने के लिए आप बात करो, तैयारी करो, चर्चा करो, पंचायत करो। आप हर समय समाज को एकजुट करने का काम करो। निश्चित हमें सफलता मिलेगी, मिलेगी। ये कहते हैं हम एबीएम से, एबीएम नहीं, एबीएम नहीं, एबीएम कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन समाज तैयार हो गया उस दिन एबीएम कुछ नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी हस्ती भारत छोड़ करके चले गए। ये किस खेत की बोली है? इनको 2022, 2024 में हम इनको सत्ता से बाहर करेंगे। हमको तैयारी करनी होगी। मैं कर रही हूँ। साथियों, अब हमें अन्य प्रदेश से ज़्यादा जरूरी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का, सब भारत की सरकार बनाने की अहम भूमिका निभाती है। अगर उत्तर प्रदेश हमने 2022 में इनको रोक दिया तो 2024 में ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे।
इसके लिए हमको प्रत्येक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में, जिले के प्रत्येक विधानसभा में, विधानसभा के प्रत्येक ब्लॉकों में, गांव स्तर पर अब हमें पंचायत करने की ज़रूरत होगी। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से हम सब तैयारी करेंगे, इसकी रूपरेखा हम सब बनाएंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। बैठ करके अपने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो बैठे हैं उनसे रणनीति तय होगी, उस रणनीति के तहत काम करना होगा। जो नेता जनता के मन मुताबिक चलेगा तो जनता के साथ, जनता उसके साथ होगी। जनता आज आगे है, नेता पीछे है। नेता अपने को बच रहे हैं, अपनी संपत्ति बचा रहे हैं, अपना जेल जाने से डर रहे हैं, वो समझौता कर रहे हैं, वो तो बच गए, लेकिन बहुजन समाज नहीं बचेगा। ये बहुजन समाज नहीं बचेगा साथियों, ये बहुजन समाज नहीं बचेगा। इसलिए बहुजन समाज को बचाने के लिए हमको प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के अब बहुजन समाज को जगाने के लिए अब एकजुट होना ही होगा, अब एकजुट होना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बारी को विराम देना चाहती हूँ कि जज्बे सौ के शहादत को क्या पूछिए, जज्बे सौ के शहादत को क्या पूछिए। अब तो हमने भी हाथों में सब ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। मैंने निकल पड़ी हूँ साथियों। वक्त कहता है, हमारे गुरुजी बताए थे, ये गुरुजी हमारे भी बता रहे थे कि आप लोग अगर समय से नहीं, अगर चेते नहीं जागे तो सब कुछ बिक जाएगा। तन बिक रहा है, वो तन बिक रहा है, तन बिक रहा है, वो तन बिक रहा है। आप बहुजन समाज के लोग अगर बुरा न मानो तो खोल कर कह दूं, हम लोग आपस में अलग अलग बटे हैं, इकट्ठा लड़ाई नहीं लड़ते। इसलिए हमारे आपके तन का कफन बिक रहा है, इसलिए हमारे आपके तन का कफन बिक रहा है। इसलिए साथियों जागो, आप लोग जागो, सब लोग एकजुट होकर के माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को लेकर हम लोग चलेंगे, गली गलियारों में चलेंगे, बहुजन महापंचायत करेंगे। आप सब लोग सहयोग करिए, साथ दीजिए। इसी आशा विश्वास के साथ आप लोग हमारे अनुरोध करने पर आप लोग यहाँ आए। इसमें बहुत सहयोगी साथियों ने सहयोग किया है। अगर किसी एक का नाम छूटा ना तो लोगों को बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी। कहीं न कहीं सब लोगों ने मेरी मदद किया है, जो लोग यहाँ पर आए हैं सब लोगों ने बहुत मदद किया है। इसलिए साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोग मिलकर आप बहुजन समाज को बचाने के लिए अब एकजुट हों, अब एकजुट हों, अब एकजुट हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुजन समाज के नेता कैसी हो, बहुजन समाज के नेता कैसी हो। दीदी तुम संघर्ष करो, दीदी तुम संघर्ष करो, दीदी तुम संघर्ष करो, दीदी तुम संघर्ष करो। सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद, सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद। मान्यवर समाज के नेता कैसी हो, समाज के नेता कैसी हो, दीदी तुम
हो चुका है। बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसे मैं सामान कर देता हूँ। बहुत अक्षरनाथ कमैया जी के द्वारा